इतिहास की हर वो चीज जिसे इंसानों ने अनसिंकेबल और अनब्रेकेबल का टाइटल दिया था ना, नेचर ने उसे धाराशायी करके दिखाया है। फिर चाहे वो टाइटैनिक हो या फिर स्क्रीन पर दिख रहा ये स्ट्रक्चर हो, प्रकृति के कहर के आगे कोई भी टिक नहीं सका। 15 फरवरी 1982 के दिन इस ऑयल रिग के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे इतिहास के सबसे भयानक मैरीटाइम इंसिडेंट्स में गिना जाता है। एक ऐसी ट्रेजेडी जो सिर्फ एलिमेंट्स और मशीनरी की फेलियर नहीं थी, बल्कि ह्यूमन जजमेंट और पुअर रेगुलेशन की एक पेनफुल एग्जाम्पल थी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ओशियन रेंजर ऑयल रिग डिजास्टर की, जिसे अपने समय का टेक्नोलॉजिकल मार्वल कहा जाता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन अचानक यहाँ मौजूद सभी 84 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और आखिर समुद्र के अंदर मौजूद एक मिस्टीरियस वेव का इसमें क्या रोल था, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, ओशियन रेंजर ऑयल रिग जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है, इसे ओशन में ऑयल और गैस की ड्रिलिंग के लिए बनाया गया था। ये एक सेमी सबमर्सिबल मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट था। सेमी सबमर्सिबल का मतलब कि ये आधा पानी में डूबा हुआ था। मोबाइल से मतलब है कि ये एक जगह पर फिक्स्ड नहीं था, बल्कि आसानी से अलग अलग जगहों पर ले जाया जा सकता था। और ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट यानी जो किनारे से कई 100 किलोमीटर दूर समुद्र में रहते हुए भी ड्रिलिंग कर सकता था। इसी साल 1976 में जापानीज कंपनी मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज ने हिरोशिमा में बनाया था, जिसके बाद इसे अमेरिका भेज दिया गया। यहाँ के न्यू ऑर्लियंस की एक ड्रिलिंग कंपनी ओडेको ने इसे खरीदा था और इसकी पूरी डिजाइनिंग भी ओडेको ने ही करवाई थी। अब ये महज एक ड्रिलिंग फैसिलिटी नहीं थी, बल्कि यहाँ लिविंग क्वार्टर्स भी मौजूद थे, यानी इस पर काम करने वाले वर्कर्स भी यहीं पर रहा करते थे। ओशियन रेंजर की लेंथ 121 मीटर्स, विड्थ 80 मीटर्स और हाइट 103 मीटर्स थी और इसका टोटल वेट 25,000 टन का था। ये 120 मीटर्स लंबे 2 पॉन्टून्स पर तैर रहा था, जो ओशियन सरफेस से 24 मीटर्स नीचे रेस्ट करते थे। अब पॉन्टून्स बेसिकली ये खंबे टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पानी में ऑयल रिग की स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये ऑयल रिग पानी में तैर रहा होता है, तो इसे एक जगह रोके रखने के लिए एंकर्स की जरूरत होती है। इसके लिए ओशियन रेंजर में 12 एंकर्स थे, जिनका टोटल वजन 20 टन से ज्यादा का था। अब बात करें इसके ड्रिलिंग एबिलिटीज की, तो ये समुद्र में 460 मीटर्स तक नीचे रहकर ऑपरेट करने में सक्षम था और 7,600 मीटर्स की गहराई तक ड्रिल कर सकता था। इस वेसल को अनरिस्ट्रिक्टेड ओशियन ऑपरेशंस के लिए अप्रूवल मिला हुआ था, यानी कि ओशियन में ये कैसा भी ड्रिलिंग वर्क कर सकता था। और इसकी डिजाइन भी ऐसी थी कि समुद्र में एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन को भी ये आसानी से झेल सकता था। फिर चाहे वो 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई हवाएं हो या फिर 34 मीटर्स तक ऊंची वेव्स, ये ओशियन रेंजर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। और तभी तो ओडेको इसे अपने समय का सबसे बड़ा और टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड सेमी सबमर्सिबल ऑयल रिग कहा करता था। ये कुछ वैसा ही है जैसे टाइटैनिक को अनसिंकेबल कहा जाता था, पर वो अपने पहले ही सफर में डूब जाती है। हालांकि ओशियन रेंजर की स्टोरी ऐसी नहीं थी। 15 फरवरी 1982 को इसका अंत कनाडा के न्यू फाउंडलैंड प्रोविंस की कैपिटल सेंट जॉन्स के कोस्ट से 267 किलोमीटर दूर ग्रीक बैंक्स में हुआ था, जहां इसे नवंबर 1980 में लाया गया था। लेकिन इसके पहले भी ये अलास्का, न्यू जर्सी और आयरलैंड के कोस्ट पर भी ऑफशोर ड्रिलिंग का काम कर चुकी थी। पर आखिर कौन जानता था कि ग्रेट बैंक्स में आकर ओशियन रेंजर की कहानी खत्म हो जाने वाली है। 26 नवंबर 1981 के दिन ओशियन रेंजर को हाइबेरिया ऑयल फील्ड में लाया जाता है, जो ग्रीक बैंक्स में ही स्थित थी। अब देखो, ग्रीक बैंक्स ना बेसिकली अटलांटिक ओशन में न्यू फाउंडलैंड के कोस्ट से करीब अंडर वाटर प्लेट्यूज की एक सीरीज है, जिसे आप इस रेड लाइन में देख सकते हो। हाइबेरिया ऑयल फील्ड यहीं पर मौजूद है, जहां ओशियन रेंजर को J34 नाम की वेल ड्रिल करना था। और जिस दिन ये डूबा, तब भी ओशियन रेंजर उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। इस तबाही की दास्तां शुरू होती है 14 फरवरी 1982 के दिन, जब ओशियन रेंजर को नॉर्डको लिमिटेड नाम की एक कंपनी से एक स्टॉर्म अलर्ट मिलता है।
ये कंपनी को ऑफशोर वेदर फोरकास्ट की जिम्मेदारी दी गई थी और जैसा मैंने बताया इन्होंने ओशन रेंजर के क्रू को स्टॉर्म अलर्ट पहले ही दे दिया था जो अटलांटिक ओशन के एक साइक्लोन से लिंक्ड था। अब देखो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ऑयल रिग पर मौजूद क्रू को खराब मौसम का सामना हर दूसरे दिन ही करना पड़ता था। अब इस वार्निंग के बाद क्रू मेंबर्स ने स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करते हुए ड्रिल पाइप को सब सी वेल हेड पे सिक्योर किया और राइजर को डिस्कनेक्ट कर दिया। आपको बता दूं कि ड्रिल पाइप एक लंबी सिलेंड्रिकल पाइप होती है जो समुद्र के नीचे ऑयल या फिर गैस तक पहुंचने के लिए यूज किया जाता है। वहीं पर राइजर एक ट्यूब या पाइप सिस्टम होता है जो अंडर वाटर ड्रिलिंग सिस्टम को सरफेस फैसिलिटीज के साथ कनेक्ट करता है ताकि पानी और प्रेशर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन स्टॉर्म के अनएक्सपेक्टेड स्पीड से डेवलप होने के कारण क्रू को जल्दबाजी में ही ड्रिल पाइप को कट करना पड़ा और शाम के समय राइजर को भी इससे डिस्कनेक्ट कर दिया गया। पर असल मुसीबत तो अभी दस्तक देने वाली थी। रात के करीब 7 बजे पास में मौजूद सेडको 706 रिग से एक रोग वेव टकराती है जो वही मिस्टीरियस वेव थी जिसके बारे में मैं वीडियो की शुरुआत में बात कर रहा था। हालांकि इसकी पूरी कहानी हम कुछ देर बाद में जानेंगे। अभी के लिए आपको बता दूं कि ओशन रेंजर के करीब 13.7 किलोमीटर दूर सेडको 706 रिग थी और 30.9 किलोमीटर की दूरी पर ज़ैप्टा ओगलैंड नाम की एक रिग भी थी। जब रोग वेव सेडको 706 से टकराती है तो इसने डेक पर काफी सारी चीजें बिगाड़ दी और एक लाइफ राफ्ट भी खो गई थी। कुछ ही देर बाद ओशन रेंजर से डिस्ट्रेस सिग्नल आया जिसमें बैलास्ट कंट्रोल रूम की खिड़की टूटने की बात हो रही थी और वहां पर पानी घुसने लग गया था। अब आपको बता दूं कि बैलास्ट कंट्रोल सिस्टम एक ऐसी मैकेनिज्म होती है जो पानी भर के ऑयल रिग को स्टेबल रखती है। अब अगर बैलास्ट टैंक्स में गलत पानी भर जाए या खाली हो जाए तो ऑयल रिग अनस्टेबल हो जाता है। ओशन रेंजर से रिपोर्ट्स आती है कि इससे टकराने वाली वेव्स 17 से 20 मीटर तक ऊंची है, पर बैलास्ट कंट्रोल रूम की जो खिड़की टूट चुकी है उसकी हाइट महज 8.5 मीटर ही थी। अब रात के 9 बजने के बाद रेडियो कम्युनिकेशन से ये भी पता चलता है कि बैलास्ट कंट्रोल पैनल के वाल्व्स अपने आप खुल रहे थे और फिर बंद भी हो रहे थे। वाल्व्स दरअसल गेट्स की तरह होते हैं जो वेसल की मशीनरी के अंदर फ्लूइड और पानी के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा 190 किलोमीटर पर आवर की हवाओं ने और भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर दी थी। फिर भी क्रू मेंबर्स ने अपना रूटीन कम्युनिकेशन रिग्स और सपोर्ट बोट्स के साथ जारी रखा और कुछ खास अनयूजुअल रिपोर्ट्स नहीं किए गए। नाउ बेसिकली ऑयल रिग पर मौजूद क्रू मेंबर्स को भरोसा था कि यहाँ से कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं होने वाला। पर 15 फरवरी को रात के 12:52 पर ओशन रेंजर से पहला मेजर इमरजेंसी कॉल रिसीव होता है। इस कॉल में बताया गया कि रिग एक तरफ से झुक रही थी और इमरजेंसी असिस्टेंस की जरूरत है। MV Seaforth हाईलैंडर स्टैंड बाई वेसल जो ऐसी ही इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए कोस्ट पर तैयार खड़ी थी उसे मदद के लिए बुलाया जाता है। कनाडियन फोर्सेस और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स को भी तुरंत अलर्ट कर दिया गया और पास की ऑयल रिग सेडको 706 एंड ज़ैप्टा ओगलैंड दोनों पर मौजूद स्टैंड बाई बोट्स भी रेस्क्यू के लिए ओशन रेंजर की ओर बढ़ने लगती है। हालांकि खराब मौसम के कारण कोई भी ओशन रेंजर के पास पहुंच नहीं पा रहा था। रात के करीब 1:30 पर ओशन रेंजर से लास्ट मैसेज आता है। There will be no further radio communications from Ocean Ranger. We are going to lifeboat stations. यानी आगे ओशन रेंजर से कोई भी रेडियो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि क्रू लाइफबोट स्टेशंस की ओर जा रहा था। अब यहाँ एक्चुअल में क्या चल रहा था ये तो किसी को भी नहीं पता, बस हमें ये पता है कि ओशन रेंजर के क्रू को मिडिल ऑफ द नाइट बेहद ठंड में ऑयल रिग को छोड़कर भागना पड़ा और पूरा प्लेटफॉर्म खाली कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि करीब 90 मिनट तक पानी में तैरने के बाद 3:07 से 3:13 के बीच ओशन रेंजर अटलांटिक ओशन में समा गया। अब रिग पर मौजूद 84 क्रू मेंबर्स में से कितने लोगों को लाइफ बोट पर जगह मिली थी और कितनों को ऐसे ही खुले समुद्र में कूदना पड़ा, इसका वैसे तो कोई भी एविडेंस नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि एटलीस्ट एक लाइफ बोट तो वहां से निकलने में कामयाब हुई थी जिसमें 36 लोग सवार थे। पर अफसोस इस लाइफ बोट को जब सीफोर्थ हाईलैंडर से बांधा जा रहा था तब ये इसी शिप से कोलाइड हो गई और अनस्टेबल होकर पलट गई, जिसकी वजह से क्रू मेंबर्स पानी में गिर गए। इमरजेंसी राफ्ट्स भी डिप्लॉय की गई पर उनका
टाइमली अराइवल नहीं हो पाया। सी फोर्थ हाईलैंडर पर मौजूद विटनेसेस की माने तो उन्होंने इन 36 लोगों के अलावा भी करीब 20 लोगों को पानी में तैरता हुआ देखा था। यानी करीब 56 लोग तो ऑयल रिग से निकलने में कामयाब हुए थे। हालांकि दुख की बात यह है कि इनमें से एक भी इंसान को बचाया नहीं जा सका। रेस्क्यू के लिए जो हेलीकॉप्टर आने वाला था वो भी खराब मौसम के कारण 2:30 के पहले नहीं पहुंच पाया और इतनी देर में तो ऑलमोस्ट सारे क्रू मेंबर्स हाइपोथर्मिया के शिकार होकर पानी में डूब चुकी थी। अगले कुछ हफ्तों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान इनमें से 22 लोगों की बॉडी को समुद्र से रिकवर कर लिया गया था। ओशियन रेंजर डिजास्टर के कुछ हफ्ते बाद सोनार सर्च टीम्स ने प्लेटफॉर्म के रीमेन्स को ट्रैक किया। ये रीमेन्स ऑयल रिग की एक्चुअल पोजीशन से 148 मीटर्स दूर उल्टे पड़े हुए मिले। रिग उल्टा होके आगे की ओर से पानी में गया था और पॉन्टून्स जो प्लेटफॉर्म को सपोर्ट देते हैं डायरेक्टली सी बेड से टकरा गया था। समुद्र के फ्लोर पर रिग के आसपास बहुत सारी डिब्रीज थी जिसमें डेरिक जैसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी शामिल थे। ये विजुअल सिर्फ एक मैकेनिकल फेलियर का नहीं बल्कि इंसानी प्लानिंग और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स की कमी का दर्दनाक सीन दिखाता था। लेकिन आखिर यहाँ पर हुआ क्या था? चलो अब यहाँ पर हुए चेन ऑफ इंसिडेंट्स को यूएस कोस्ट गार्ड मरीन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट के आधार पर समझते हैं। दरअसल दोस्तों जैसे जैसे स्टॉर्म की स्ट्रेंथ बढ़ रही थी ना, ओशियन रेंजर के सिस्टम एक के बाद एक फेल होने लगे थे। हवाएं 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और समुद्र में रोग वेव्स प्लेटफॉर्म से बार बार टकरा रही थी। रोग वेव्स ऐसी विशालकाय और अनप्रेडिक्टेबल वेव्स होती है जो अपनी सराउंडिंग वेव से डबल साइज की हो जाती है। अब दुनिया भर में ना इन्हें अच्छा खासा डेंजरस माना जाता है क्योंकि ये लाइट हाउस को बर्बाद करने से लेकर शिप्स और ऑयल रिग्स को पलटने के लिए भी जानी जाती है। रोग यानी कि आवारा वेव्स जिसका कोई भी पता ठिकाना नहीं होता। कहने का मतलब हम ओशियन में बन रहे पैटर्न से इसके आने का अंदाजा लगा ही नहीं सकते और तभी इसे किलर वेव्स भी कहा जाता है। ओशियन रेंजर के केस में एक ऐसी ही वेव बैलास्ट कंट्रोल रूम की खिड़की के ग्लास को तोड़ देती है। उस टूटे हुए ग्लास से बैलास्ट रूम में पानी घुस जाता है और यही मोमेंट ट्रेजेडी का पहला स्टेप बन जाता है। प्लेटफॉर्म का बैलास्ट कंट्रोल पैनल जो रिग की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए वाटर टैंक्स को मैनेज करता है ना, वो अचानक से मैल फंक्शन करने लगता है। वाल्व्स अपने आप खुलने बंद होने लगते हैं और कुछ वाल्व्स क्रू ने मैनुअली भी ऑपरेट कर दिए क्योंकि उन्हें सिस्टम में कोई ग्लिच लग रहा था। इस मैल फंक्शन के बाद रिग का आगे का हिस्सा धीरे धीरे झुकने लगा। अब यहाँ पर एक और नई प्रॉब्लम सामने आती है। फॉरवर्ड टैंक्स में पानी पंप करना इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि बैलास्ट पंप्स और टैंक्स के बीच के डिस्टेंस सक्शन पावर से ज्यादा हो चुका था। रिग के आगे का हिस्सा समुद्र में और झुकता जा रहा था और फॉरवर्ड चेन लॉकर्स जो रिग के सपोर्ट कॉलम्स में थे उनके अंदर से फ्लड होने लगे थे। इमरजेंसी सिस्टम एक के बाद एक फेल हो रहे थे और इन सब फेलियर्स का एक मेजर रीजन ये भी था कि ओशियन रेंजर के क्रू के पास इस सिचुएशन से निपटने की ट्रेनिंग ही नहीं थी और बैलास्ट कंट्रोल पैनल जैसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को मैनेज करने के लिए उनके पास इंस्ट्रक्शंस भी नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे हालात में कुछ क्रू मेंबर्स ने ब्लाइंड अटेम्प्ट्स करके ब्रास कंट्रोल रॉड से बैलास्ट पैनल को मैनुअली ऑपरेट करना शुरू कर दिया, पर ये एफर्ट्स भी बेकार रहे। समय निकलता जा रहा था और वेव्स और स्टॉर्म से सिचुएशंस और खराब होती जा रही थी। अब रिग आगे की ओर इतना झुक चुका था कि प्लेटफॉर्म ने अपनी बोयांसी जो उसे पानी पर तैराए रखती है ना, उसे खो दिया था। पॉन्टून्स के सी वाल्व्स भी मैनुअली बंद कर दिए गए जिसके बाद और भी फ्लडिंग होने लगी। कुछ ही समय में अपर डेक पर भी पानी भर गया और ओशियन रेंजर आखिरी सांस लेकर पलट गया। ओशियन रेंजर के डिजास्टर के बाद एक जॉइंट फेडरल प्रोविंशियल रॉयल कमीशन बनाई गई थी जिसने इस ट्रेजेडी की गहरी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। 2 साल तक चली इस इन्वेस्टिगेशन ने डिजास्टर के टेक्निकल फॉल्ट से लेकर ह्यूमन एरर्स तक हर पहलू को स्क्रूटनाइज किया और जब इसकी फाइनल रिपोर्ट सामने आई ना, तो जो सच उसमें लिखा हुआ था वो हर इंसान के होश उड़ा देने वाला था। देखो, सबसे पहला सच ये था कि क्रू को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई थी।
ओशन रेंजर जैसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस रिग को चलाना एक कॉम्प्लेक्स टास्क था, लेकिन उनके पास बैलास्ट कंट्रोल पैनल जैसे क्रिटिकल सिस्टम को मैनेज करने का एक्सपीरियंस ही नहीं था। जब कंट्रोल पैनल मेल फंक्शन होने लगा तो क्रू मेंबर्स पैनिक में गलत डिसीजंस ले बैठे थे। अब अगर उन्हें पहले से ट्रेन किया गया होता तो शायद वो सिचुएशन को कंट्रोल कर पाते। उस रात का टेम्परेचर फ्रीजिंग था और लहरों की ऊंचाइयां और हवाओं की रफ्तार इंसानी हद से ज्यादा थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि ऑयल रिग में ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट पर्याप्त नहीं थे। क्रू के पास प्रॉपर सर्वाइवल सूट्स और एक्सट्रीम वेदर गियर भी नहीं था जो उन्हें ठंडे पानी में ज्यादा देर तक जिंदा रख पाते। अब अगर उन्हें मॉडर्न सेफ्टी सूट्स मिले होते तो डेफिनेटली कुछ लोग तो जरूर बच सकते थे। एक और शॉकिंग सच तो ये था कि सप्लाई शिप के रेस्क्यू प्रोटोकॉल्स इनइफेक्टिव थे। जब लाइफ बोट्स लॉन्च की गई और रेस्क्यू अटेम्प्ट्स हुआ तो वो एक्सट्रीम कंडीशन में काम नहीं कर पाए। पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन पुअरली कोऑर्डिनेटेड थी और इस वजह से इवैक्यूएशन भी फेल हो गया। सप्लाई शिप के क्रू मेंबर्स के पास भी ऐसी इमरजेंसीज के लिए कोई भी वेल डिफाइंड प्लान नहीं था। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि ओशन रेंजर के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे फ्लॉज थे। ये फ्लॉज बैलास्ट कंट्रोल रूम में थे जो रिग की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन था। अब अगर पहले इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस प्रॉपरली की गई होती तो इन इश्यूज को डिटेक्ट किया जा सकता था, लेकिन इंस्पेक्शन और सेफ्टी चेक्स कभी भी टाइम पर नहीं किए गए थे। ये फ्लॉज डिजास्टर होने से पहले ही आइडेंटिफाई हो जाने चाहिए थे। और जो सबसे बड़ा धक्का लगा वो ये था कि कनाडा और यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज के रेगुलेशंस और इंस्पेक्शंस भी इनइफेक्टिव रहे। इन अथॉरिटीज का टाइमली एक्शन लेना जरूरी था, पर वो काफी धीरे से रिएक्ट कर रहे थे। सेफ्टी ऑडिट्स और इंस्पेक्शन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर ही रह गई थी। अगर अथॉरिटीज अपना काम समय पर कर लेती तो शायद डिजास्टर रुका जा सकता था। इस इन्वेस्टिगेशन ने सिर्फ एक टेक्निकल मिसहैप नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के फेलियर को एक्सपोज कर दिया। ट्रेनिंग की कमी, फॉल्टी डिजाइन और इनएफिशिएंट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ने मिलकर ओशन रेंजर को उस रात तबाही के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। और 2 साल के इंक्वायरी के बाद कंक्लूजन यही निकला कि अगर सिस्टम ने थोड़ा टाइमली एक्ट कर दिया होता ना तो उन 84 लोगों की मौत को अवॉइड किया जा सकता था। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद रॉयल कमीशन ने कुछ एसेंशियल रिकमेंडेशंस प्रपोज किए जो ऑफशोर ऑयल और गैस इंडस्ट्री के फ्यूचर के लिए क्रिटिकल थे। सबसे पहला रिकमेंडेशन ये था कि सर्च और रेस्क्यू टेक्नोलॉजीज को इंप्रूव करने पर हर साल गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना ही चाहिए। साल 1982 से लेकर हर फिस्कल ईयर में कनाडा ने इस कमिटमेंट को पूरा किया है और लाइफ सेविंग इक्विपमेंट डिजाइन्स को रेगुलरली अपग्रेड किया जा रहा है। लेकिन ये सब लेसन्स उन 84 क्रू मेंबर्स की जिंदगी वापस नहीं ला सकते हैं जो उस रात अटलांटिक की ठंडी और खौफनाक लहरों में अपनी जान गंवा बैठे थे। बाकी आप इस इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हो मुझे नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। वैसे यार अगर मैं अपना ओपिनियन दूं ना तो ये चीज भारत में नहीं बल्कि बहुत सारे कंट्रीज में इवन दुनिया में कह लो यही होता है कि जब तक दुर्घटना घट नहीं जाती तब तक उसका हल निकाला ही नहीं जाता, चाहे वो आती हुई दुर्घटना हमें सामने से ही क्यों ना दिख रही हो। अगर आप भी इस बात से एग्री करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना जिसमें हमने बात किया है द नट्टी पुट्टी केव डिजास्टर के बारे में। दरअसल क्या होता है कि एक लड़का जिसको केव्स में केविंग करना बहुत पसंद था, यानी कि केव्स के अंदर अंदर जा करके उसको एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था, वो नट्टी पुट्टी नाम के एक केव के अंदर जाता है और एक गलत डिसीजन, एक गलत टर्न ले लेता है, जिसके बाद वो एक ऐसे रास्ते पर पहुंच जाता है जो कि बिल्कुल डेड एंड होता है, जहां से वो अपने आप से वहां से वापस नहीं आ सकता। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके दोस्त आखिर कैसे उसको रेस्क्यू करते हैं और अंत में उस लड़के के साथ क्या होता है, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।